हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना भाई, 6वां हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया। यूनिट नंबर 6 के 7 लेक्चर पर हम पहुंच चुके हैं और हमने पढ़ा था भाई पिछले लेक्चर में कि आपकी लवणीय क्षारीय और आपकी जो लवणीय क्षारीय मृदा है ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ईएसपी के बारे में हमने पढ़ा था। आगे हमने डिस्कशन किया था कि जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो हरियाणा करनाल में स्थित है उसने क्या किया, लवणीय मृदाओं को दो टाइप में डिवाइड किया। किस किस में भाई? लवण प्रभावित मृदाओं को दो भागों में विभाजित किया। पहला तो हो गया आपका लवणीय मृदा और दूसरा हो गया आपका क्षारीय मृदा। ठीक है, तो इसने जो डेफिनेशन दी उसको भी देख लो। अगर आपसे साफ साफ बोले, कैसे बोले क्वेश्चन में कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा लवण प्रभावित मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो आप आंसर दोगे दो। पहला हो गया आपका लवणीय मृदा और दूसरा हो गया आपका कौन सा भाई? क्षारीय मृदा। ठीक है, अब लवणीय मृदा की डेफिनेशन देखते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन दी। ठीक है, देखो भाई लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे। ये वे मृदाएं हैं जिनमें जिप्सम को छोड़कर, यानी इसमें आप जिप्सम को छोड़ दो। जिप्सम का अगर मैं आपको सूत्र बताऊं तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है भाई? जिप्सम का। तो जिप्सम को छोड़कर अन्य विलेय लवण जैसे आपके कौन कौन से बता रखे हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, इन आयनों की प्रचुरता होगी। ठीक है, तो जिप्सम को छोड़कर इन आयनों की प्रचुरता होती है। इनका पीएच जो है वो संतृप्त अवस्था में 8.2 से कम होता है, यानी पीएच के मान इनके 8.2 से कम है। और जो संतृप्त निष्कर्ष की जो विद्युत चालकता है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, जो ईसी के मान है वो कितने होते हैं? 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स या इससे ज्यादा होंगे। या तो आपके 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होगा या इससे कैसे होंगे? आपके ज्यादा होंगे। ठीक है, और विनिमय सोडियम की प्रतिशतता कितनी है? 15% से कम है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि जो पीएच के मान है वो कितने होंगे भाई? 8.2 से कम होंगे। वहां पर 8.5 था, यहां पर क्या है? 8.2 है। 8.2 से कम होंगे। दूसरी बात बोली इन्होंने कि इनका जो ईसी का मान है, जो विद्युत चालकता के मान है वो कितने होंगे? 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स के बराबर या इससे कैसे होंगे भाई? ज्यादा होंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि जो ईएसपी के मान है वो 15% से कैसे होंगे? कम होंगे। समझ में आ गई सारी बातें। अब चलते हैं अगली क्षारीय मृदा की तरफ। ठीक है, देख लो भाई, अगला जो पॉइंट है वो है क्षारीय मृदा। इसको भी देखो, क्षारीय मृदा। ठीक है, तो क्षारीय मृदा की इन्होंने डेफिनेशन क्या दी कि वे मृदाएं जिनमें विनिमय सोडियम या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सल्फेट लवणों की प्रचुरता हो। कुल मिला के क्षारीय गुणधर्मों को कौन बढ़ाता है भाई? सोडियम आयन। तो कहने का मतलब सोडियम आयन की क्या होगी? प्रधानता होगी। अब सोडियम आयन किस किस तरीके से हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, सोडियम सल्फेट की फॉर्म में हो सकता है। तो इन लवणों की आपकी क्या होगी? प्रचुरता होगी, अधिकता होगी। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी आपकी क्या कहलाएगी भाई? ऐसी मृदा आपकी क्षारीय मृदा कहलाएगी। ठीक है, और अगर इनके पीएच की बात करें तो इनके पीएच के मान कितने होंगे? 8.2 या इससे अधिक होंगे। पीएच के मान 8.2 या इससे अधिक होंगे। और जो इनकी विद्युत चालकता है, जो ईसी के मान है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के मान है वो कैसे हैं भाई? सीमा रहित है। ठीक है ना, और विनिमय सोडियम 15% या इससे अधिक होता है, यानी संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता सीमा रहित है, कोई इसका एक फिक्स आपकी वैल्यू नहीं है। और जो विनिमय सोडियम है वो 15% होगा या इससे ज्यादा होगा। ठीक है, इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट लवणों की अधिकता होती है। इन्होंने क्या बोला कि भाई आपकी जो क्षारीय मिट्टी है उसमें किन लवणों की अधिकता होगी? सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बात किसने बताई भाई? ये बात आपको बताई जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा ने। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। आगे चलते हैं, मृदा क्षारकता या लवणता का, मृदा क्षारकता या लवणता का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। ठीक है, देखो भाई क्या क्या प्रभाव पड़ेगा क्षारीयता का या लवणीयता का, उसको देखते हैं एक एक करके। पहले पॉइंट को देखो, सोडियम आयंस की अधिकता के कारण अनुरणन हो जाता है जिससे मृदा संरचना खराब हो जाती है। अभी भाई अनुरणन क्या है भाई? एक तो आपने पढ़ा है स्कंदन, और स्कंदन का जो उल्टा है वो क्या है? अनुरणन। स्कंदन का मतलब होता है जमना। जो आपके कॉलॉइड्स कण है वो क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, उसको तो बोलते हैं जमना। और जब ये कण आपके बिखर जाए यानी इनका फैलाव हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुरणन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि सोडियम आयन की अधिकता होगी तो मिट्टी की भौतिक संरचना खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल रेतीली बिखराव उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, जब आपके स्कंदन होता है तो मिट्टी आपकी बढ़िया कणों से कण चिपक के एक बढ़िया आपको भौतिक संरचना मिलती है मिट्टी की। लेकिन सोडियम की अधिकता के कारण जो मिट्टी की भौतिक संरचना है वो आपकी खराब हो जाती है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखना भाई। अब अगर आपकी मिट्टी लवणीय या क्षारीय है तो होगा क्या?
थोड़ा सा पानी आया आपका तो कीचड़ हो जाएगा, और पानी उड़ जाएगा तो आपकी कड़क कड़क परतें बन जाएंगी, मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाएंगी। आप भी देखते हो ना, बरसात चली जाती है जब वहां पर जहां पर पानी भरा होता है वहां पर गहरी गहरी क्या पड़ जाती है, आपकी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर मिट्टी में क्षारीयता या लवणता ज्यादा है, लवणीयता ज्यादा है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऊपर वाले पहले दूसरे पॉइंट को पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी नमी होने पर कृषि कार्य करते समय कीचड़ या थोड़ा सा सूखा पर डेले बनने से जुताई में कठिनाई आ जाती है। थोड़ी सी नमी हुई तो कीचड़ हो गया, थोड़ा सा सूखा हुआ तो मोटे मोटे क्या बन गए, डेले बन गए, जिससे क्या होता है भाई, जुताई के कार्य में कठिनाई आती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, लवणों की अधिकता से भौतिक दशा खराब हो जाती है। ये बात भी हमने पढ़ ली कि भाई मिट्टी की जो भौतिक जो संरचना है वो अगर आपकी लवणता क्षारकता ज्यादा है तो खराब हो जाती है। ठीक है, जिससे भूमि बहुत कड़ी हो जाती है, जो परत है, जो मिट्टी की जो परत है वो बहुत ही कड़क हो जाती है। ठीक है, जिससे वायु संचार कम होता है। अब एक तो आपकी मिट्टी बढ़िया बिल्कुल भुरभुरी आपकी मिट्टी हो, ठीक है ना, एक आपकी मिट्टी में कड़क परत बन गई है, तो आपको पता है वायु का संचार कड़क परत में नहीं हो पाएगा। जो हल्की आपकी भुरभुरी मिट्टी है उसमें तो आराम से वायु संचार होगा, मृदावातन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ मृदावातन में क्या आएगी, कमी आएगी। मृदावातन में कमी आएगी, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में कमी आएगी, जल धारण क्षमता भी कैसी होगी, कम होगी। तभी तो थोड़ा सा पानी डाला और क्या हो गया, कीचड़ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है वो भी कैसी हो गई, आपकी कम हो गई। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला है, जिससे भूमि कड़ी हो जाती है, जिससे वायु संचार बहुत कम होता है। ऐसी भूमियों में जल सोखने की शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि जो मिट्टी की परत है वो बिल्कुल कड़क बन चुकी है, तो जो जल धारण क्षमता है, जल को सोखने की क्षमता है, उसमें भी गिरावट, उसमें भी कमी आ जाती है। समझ के बात को। अगला चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, देखना भाई, पॉइंट नंबर 4, इसको भी देखो। अधिक पीएच मान होने के कारण पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, जिंक, तांबा, मैग्नीज तथा लोहा आदि की घुलनशीलता एवं प्राप्यता कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये सारे कौन से आपके पोषक तत्व थे कि जब आपकी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ रही थी तब इनकी घुलनशीलता ज्यादा हो रही थी। यानी मिट्टी अगर अम्लीय है तो इन तत्वों की प्राप्ति आपकी ज्यादा होगी। लेकिन आपकी मिट्टी में हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, लवणीयता और क्षारीयता की बात कर रहे हैं। तो अगर लवणीयता और क्षारीयता ज्यादा होगी तो इन तत्वों की प्राप्ति आपकी नहीं होगी, और जब पौधों को ये तत्व आपके प्राप्त नहीं होंगे तो पौधे की जो उपज है, उसकी जो वृद्धि है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समझ गए बात को। आगे चलते हैं 5वें नंबर पर। बोरोन एवं मोलिब्डेनम की अधिकता के कारण पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। अब अगर आपकी लवणीयता, क्षारीयता ज्यादा है तो कौन से तत्व घुलनशील होते हैं, बोरोन और मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का प्रतीक क्या है, कैपिटल M छोटा O, और बोरोन का प्रतीक क्या है भाई, B। तो बोरोन और मोलिब्डेनम की घुलनशीलता, इनकी अधिकता हो जाती है, जिससे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर पौधे को ये मिले तो पौधे पर विषैला प्रभाव इसका पड़ता है। समझ के बात को। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, वायु संचार में कमी के कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या व क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने देखा था, अभी पॉइंट पढ़ा था कि मिट्टी की कड़ी परत बन जाती है, तो कड़ी परत बन जाने से क्या होगा भाई, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में कमी आएगी। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में कमी आएगी तो कृषि उपज में भी कमी आएगी। ठीक है, यही बात कर रखी है उन्होंने कि सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम हो जाती है और उनकी जो क्रियाशीलता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, छठवां पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। 7वें पॉइंट की बात करते हैं कि जब भूमि में जब लवणों की अधिकता होती है तो मृदा घोल का परासरण दाब बढ़ जाता है। फलस्वरूप जड़ों से पानी रिसकर मृदा घोल में आने से पौधे की वृद्धि रुक जाती है और वे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। ये पॉइंट बढ़िया है भाई, इस पॉइंट को समझने वाला पॉइंट है बिल्कुल ये। देखो भाई, इसके लिए सबसे पहले तो है ना, आपको परासरण दाब समझना पड़ेगा कि परासरण दाब क्या है। तो देखो, परासरण दाब क्या है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, परासरण कहते हैं। और वो दाब जो इस क्रिया को रोक दे उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, यहां तो देखो, यहां तो सांद्रता कैसी है, निम्न, और यहां सांद्रता कैसी है आपकी उच्च।
तो होगा क्या, निम्न सांद्रता से जो विलायक के अणु है वो यहाँ पर आपके उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लगेंगे। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। और वो दाब जो आपके विलायक के अणुओं के गमन को रोक दे उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो समझना, जैसे बड़ी ऐसा एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे आप पानी के अंदर किशमिश डाल देते हो तो थोड़े समय बाद आप क्या देखते हो, किशमिश फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर सांद्रता कैसी है, ज्यादा, और आपने जो बाहर पानी था उसकी सांद्रता कैसी थी, कम। तो मैंने क्या बोला, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाएंगे, तो पानी जो आपका है वो किसके अंदर एंटर करने लगता है, किशमिश के अंदर, और किशमिश को बिल्कुल फुला देता है। ठीक है, अब यहां कहानी समझना, यहां कहानी क्या हो रही है कि ये आपका पेड़ रहा, ठीक है ना, और ये पेड़ की आपकी जड़ें रही, ठीक है, ये आपकी जड़ें रही, और यहाँ क्या बन रहा है भाई, मृदा विलयन बन रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि मृदा विलयन में लवण ज्यादा है, लवण ज्यादा है, यहाँ पर Na+ ज्यादा है, आपका सल्फेट आ गया, क्लोराइड आ गया, ठीक है ना, और मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, कुल मिला के साल्ट आ गए। तो इसकी सांद्रता कैसी हो गई भैया आपकी, उच्च, इसकी सांद्रता कैसी हो गई, उच्च। और परासरण में क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल के अणु या विलायक आपका गमन करता है। तो जड़ों के अंदर क्या होता है भाई, पानी, अरे जड़ों के अंदर क्या होता है, पानी, और पानी की सांद्रता कैसी है, यहां पर कम, और मृदा विलयन की सांद्रता कैसी है, ज्यादा। तो जड़ों के अंदर जो पानी था वो जड़ों के अंदर का पानी किसमें चला जाता है भाई, मृदा विलयन में चला जाता है। यानी आप कहोगे कि हम तो खूब पानी दे रहे हैं फिर भी पेड़ है आपका पीला पड़ रहा है, तो पेड़ पीला भाई इसलिए पड़ रहा है कि जो पानी आप दे रहे हो या जो आपकी मिट्टी है उसमें लवणों की मात्रा ज्यादा है, मिट्टी में आपकी क्षारीयता ज्यादा है, लवणीयता ज्यादा है, पानी भी आप वहां पर कैसा दे रहे हो, लवण युक्त दे रहे हो, तो वहां पर उस पानी की सांद्रता ज्यादा है। पानी की सांद्रता ज्यादा होने से जड़ों के अंदर जो पानी गया है वो परासरण के द्वारा क्या होता है, जड़ों से निकल कर मृदा विलयन में पहुंच जाता है। और जब जड़ों के अंदर पानी ही नहीं रहेगा तो जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाएगी, और जड़ी वृद्धि नहीं कर पाएंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, और आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे पौधा आपका पीला पड़कर मरने लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपकी अगर मिट्टी लवणीय होगी आपकी, या आपकी पानी में लवण की मात्रा, क्षारीयता ज्यादा होगी, तो वहां पर आपकी जो होगी परासरण की क्रिया, और उस कंडीशन में आपकी पौधे की उपज नहीं होगी, पौधे की वृद्धि नहीं होगी। समझ में आ गई बात। देखो चलो अब अगले पॉइंट को देखो, 8वां पॉइंट क्या बोलता है, एक सेकंड नीचे करते हैं इसको। पोषक तत्वों की अल्प मात्रा में अवशोषण होता है, क्योंकि अगर आपकी लवणीयता, क्षारीयता बढ़ गई तो काफी सारे पोषक तत्व आपके घुलनशील अवस्था में नहीं होंगे, तो उनकी प्राप्ति भी कम होगी, जिससे आपकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको एक बार देखना भाई। अगला पॉइंट क्या दे रखा है आपको कि उच्च लवण सांद्रण के कारण बीजों के जमाव में कमी आ जाती है और नवीन कल्ले नष्ट हो जाते हैं। अगर भाई आपकी मिट्टी लवणीय है, वहां पर आपके कंसंट्रेशन क्षारकता की ज्यादा है, तो होगा क्या, जो आपका बीज फूटेगा तो बीज में से नवीन कल्ले निकलेंगे। अब वो क्या है, आपकी इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन को, इतनी ज्यादा लवणीयता को सहन नहीं कर पाते, तो जो नवीन जो कल्ले आपके फूटते हैं, जो नया नया जो पौधा आपका फूटता है वो नष्ट हो जाता है, और इस तरीके से आपकी कृषि नहीं हो पाती है। अगला पॉइंट क्या है, मृदा विलयन में लवणों के अधिक सांद्रण से पौधे की जड़ों द्वारा जल अवशोषण में बाधा उत्पन्न होती है। अभी हमने पढ़ा था परासरण की क्रिया होती है, तो परासरण की क्रिया में भाई जड़ के अंदर जो बचा कुचा जल था वो भी बाहर निकल रहा है, तो कहने का मतलब जो जल का अवशोषण है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, अगर आपकी सांद्रता लवणों की अधिक है तो। ठीक है, अगली बात करते हैं। सोडियम की अधिकता से जीवांश पदार्थ नष्ट हो जाता है। अगर सोडियम आपका आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर उपस्थित है तो वहां पर आपका जो जीवांश पदार्थ है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी, जीवांश पदार्थ भी आपका नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। 11 पॉइंट हो गए। अगला 12वां पॉइंट देखो भाई, बोरोन के अधिक अवशोषण से पौधों को क्षति होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्षारीयता, लवणीयता ज्यादा है तो बोरोन और मोलिब्डेनम का अवशोषण ज्यादा होता है, और आपको पता है हर चीज एक फिक्स अमाउंट में चाहिए, हर चीज की अति करते हैं तो अति हर चीज की खराब है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। जो आपको पर्टिकुलर जितनी मात्रा आपको चाहिए उतनी ही मात्रा आप लो, आपको खाना जितना खाना है उतना ही खाओ, आवश्यकता से ज्यादा खाओगे तो पेट में कई तरीके की आपको डिजीज होंगी। ठीक है ना, तो वही हाल यहाँ पर है। अगर बोरोन भी आपका आवश्यकता से अधिक मात्रा में अवशोषित हो रहा है तो ये क्या करेगा, पौधों पर विषैला प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, जिससे आपके पौधों को क्षति होगी। 13वां पॉइंट क्या दे रखा है, सोडियम की अधिकता से पौधों के उपापचय एवं पोषण पर प्रभाव पड़ता है तथा उच्च पीएच के कारण सूक्ष्म जीवों की सक्रियता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सोडियम की अधिकता है तो पोषण पर भी प्रभाव पड़ता है, जो पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए थे वो प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी बात कि जो भाई सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है उसमें भी क्या आती है, गिरावट आती है। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को भी।
14वां पॉइंट क्या है, पौधों की जड़ों एवं तने की भी क्षति होती है। जड़ों के साथ साथ पौधे की तनों की भी क्षति होती है, और मैं तो ये कहूंगा कि जो पूरा पौधा है उस पर भी क्षति होती है, क्योंकि धीरे धीरे जड़ों का विकास रुकता है, पौधे आपको पता है पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी, और इस तरीके से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका पेड़ पूरा सूख जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहां पर आपने पढ़ लिया भाई क्या क्या आपके प्रभाव हो सकते हैं, किसके प्रभाव, मृदा क्षारकता एवं लवणता का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। अब देखना भाई, आपको पूछ ले पॉइंट तो आप कोई भी 5-6 पॉइंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर में पूछ लिया तो आप सारे पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो इसके। ठीक है, अब देखो आगे जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, हाँ, लवण प्रभावित मृदाओं की पहचान। कैसे पहचान करें भाई कि ये मिट्टी आपकी लवण प्रभावित है भी या नहीं। ठीक है, तो देखो लवण मृदाओं के जो पहचान के लक्षण हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चाक्षुष लक्षण। क्या बोलते हैं, चाक्षुष लक्षण, सिम्टम्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, सिम्टम्स बोलेंगे। सिम्टम्स बोलते हैं ना, लक्षण दिख जाते हैं हमको पहले ही। ठीक है, देखो तो ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिससे पता चल जाए कि आपकी जो मिट्टी है वो लवणीय है। पहला लक्षण देखो, गर्मियों में लवण की सफेद या सफेद भूरी राख के रंग की तह इन मृदाओं पर दिखाई देती है। यानी एक सफेद लेयर या भूरी लेयर आपको जमी हुई मिलेगी। कौन सी ऋतु में, गर्मी की ऋतु में। तो आप पहचान जाओ कि भाई मिट्टी जो है वो आपकी कैसी है, लवणीय है। या आपको भूरी, सफेद, क्रीम जैसी कलर की अगर आपको लेयर दिखने को मिले तो ये पहचान हो गई कि ये जो हमारी मिट्टी है वो कैसी है भाई, लवण प्रभावित है, लवणीय मृदा है ये। ठीक है, जो वर्षा होने या सिंचाई करने पर विलीन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला, जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत बरसात हुई तब तो वो आपकी सफेद लेयर गायब हो जाएगी, जो क्रीम लेयर, जो भूरी सी लेयर थी वो गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी गर्मी पड़ी तो गर्मी पड़ने पर दोबारा से आपको मिट्टी के ऊपर सफेद लेयर दिखेगी। तो इसका मतलब आपकी मिट्टी कैसी है, लवणीय है। समझ गए पहले पॉइंट को। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं भाई। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, कभी कभी पौधों की पत्तियों का रंग गहरा नीला व किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। दिखते हैं ना भाई, किनारे मुड़ जाते हैं, अजीब सी पत्तियां हो जाती हैं, गहरे नीले का रंग के उस पर क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो इससे भी पहचान होती है कि जो आपकी मिट्टी है वो कैसी है, आपकी भाई लवणीय मिट्टी है। ठीक है, कुछ पौधों में क्लोरोसिस, ऊतक क्षय एवं विचित्र सुखाव के लक्षण भी दिखाई देते हैं। कुछ पौधों में आपको क्लोरोसिस, ऊतकों का क्षय, ठीक है ना, ऊतकों का नष्ट होना, या विचित्र तरीके के सुखाव के लक्षण। यानी पत्तियां सूखती भी हैं तो अजीब तरीके से सूखती हैं, रिंकल पड़ जाते हैं, मतलब बिल्कुल घुमावदार हो जाती हैं पत्तियां। एक तो आपकी बढ़िया फैली हुई पत्ती हो, ठीक है ना, इस तरीके की बिल्कुल आपकी बढ़िया सी आपकी लीव हो। ठीक है, और एक आप क्या देखते हो कि किनारे इसके सिकुड़ गए, ये बिल्कुल मुड़ी हुई हो गई। तो इस तरीके से भिन्न तरीके से जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। ठीक है, तो इससे भी पहचान होती है कि जो आपकी मिट्टी है वो आपकी कैसी है भाई, लवणीय मिट्टी है। समझ गए बात को। देखो अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मिट्टी में पर्याप्त नमी होते हुए भी जल की कमी को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि भाई जल को तो अवशोषित ही नहीं कर पा रहे वो, चाहे आपने भरपूर पानी डाल रखा है, लेकिन लवणता ज्यादा होने से जो पौधे हैं वो, पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती। तो यही बात है कि भरपूर पानी होते हुए भी अगर पौधा पानी की कमी को प्रदर्शित करे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी मिट्टी है वो आपकी कैसी है, लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, लवणीय मृदा की बात कर ली। अब एक और लक्षण बचा है, चौथा लक्षण, इसको भी देख लो भाई फटाफट। प्राकृतिक वनस्पति कम अथवा टुकड़ों में होती है। इन मृदाओं में कुछ विशेष तरीके के पौधे ही सरलता पूर्वक उग पाते हैं। यानी अधिकांश जो आपके प्राकृतिक पौधे हैं उनकी वृद्धि इस प्रकार की मिट्टी में नहीं होती। कुछ विशेष आपके पौधे ऐसे हैं जो लवणता को सहन कर सकते हैं, केवल उन्हीं प्रकार के पौधों की आपकी उपज हो सकती है। बाकी सामान्य जो आपकी फसलें हैं वो आपकी उग नहीं सकती। समझ गए भाई इस पूरे पॉइंट को। देखो अब अगला पॉइंट देखो आप। अब देखो क्षारीय मृदाओं के चाक्षुष लक्षण क्या है, ठीक है ना, देखना भाई। अभी हमने लवणीय मृदाओं की बात कर ली, अब हम क्षारीय मृदाओं की बात कर लेते हैं। इन मृदाओं की पहचान लवणीय मृदाओं की अपेक्षा कठिन होती है। तो इनको अगर आप डायरेक्ट आपको पहचान करनी है, सिम्टम्स देखने हैं, तो डायरेक्ट आप पहचान करने में थोड़ी बहुत कठिनाई आती है। क्या क्या कठिनाई आती है उनको भी देखते हैं। चलो पहला देखो, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, वर्षा ऋतु में जल काफी समय तक भरा रहता है। यानी इन मिट्टी की जो जल अवशोषण की क्षमता है वो कम होती है। तो बरसात के मौसम में जल जो है वो काफी समय तक वहां पर भरा रहता है। ठीक है, दूसरी बात, मृदा गीली होने पर चिकनी हो जाती है।
तथा इसके ऊपर भरा हुआ जल गंदला रहता है और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। यानी जब आपकी बरसात आएगी तो जो पानी भरेगा वो आपका मटमैला गंदा सा पानी आपका भरा रहेगा, और जब वो पानी आपका उड़ जाएगा, चाहे वाष्पीकृत हो जाए, चाहे जल अवशोषित जो आपकी मिट्टी है उसको अवशोषित कर ले, तो जल के गायब होने के बाद में क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर गहरी गहरी दरारें पड़ जाएंगी। इस तरीके की दरारें आपने छोटे छोटे जो आपके पोखर बढ़ते हैं, जो जिनको डबरा भी बोल देते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि पानी जाने के बाद वहां पर गहरी गहरी आपकी दरारें पड़ जाती हैं, मोटे मोटे आपके डेले पड़ेंगे अगर आप जुताई करोगे तो। जो जुताई कार्य में वहां पर क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है भाई, हाँ चौथा पॉइंट देखो नेक्स्ट, कभी कभी कार्बनिक पदार्थ जल में घुलकर मृदा की ऊपरी सतह को काली बना देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है भी, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो पानी के अंदर घुल के जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसको क्या बना देते हैं, काली बना देते हैं। तो इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हो। चौथा पॉइंट क्या है, कुछ पौधे की पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है तथा पौधे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। तो जो एक पत्ती का हरा रंग है वो तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा अगर पत्ती का रंग आपका हरा दिखाई दे आपको कहीं कहीं, कि कोई पत्ती आपको गहरी हरी दिखाई दे, और या आपकी जो पौधे हैं वो आपको झुलसे हुए दिखाई दे, तो इससे आपको पहचान होती है कि जो आपकी मिट्टी है वो कैसी हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। समझ गए बात को। अगला क्या है, छठवां पॉइंट देखो, क्षारग्रस्त मृदाओं में पौधे की वृद्धि या तो कम होती है या पौधे बिल्कुल उगते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अगर आपकी मिट्टी होगी तो पौधा अगर बाई चांस उग भी जाएगा तो वो क्या होगा, छोटा मोटा नुन्नू सा उगेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब पौधे की वृद्धि अच्छे से नहीं होगी या पौधा उगेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी बीज डाल लो, उर्वरक डाल लो, ऐसी मिट्टी में तो आपका पौधा उगेगा नहीं, और उग भी गया तो उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं होगी। समझ गए बात को। अगला पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट, खेत में इस प्रकार की मृदाएं विभिन्न स्थानों पर दिखाई दी जा सकती हैं। ठीक है, तो खेत में आपको कई जगह इस प्रकार की मिट्टी देखी जा सकती है। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्षारीय और आपकी लवणीय मिट्टी में क्या अंतर है। तो देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में, पूरे 2 नंबर का भी पूछ ले, 1 नंबर का भी पूछ ले। 2 नंबर में पूछ लिया सारी टेबल लिखोगे, 1 नंबर में पूछ लिया कोई भी आपके 4 जो इंपोर्टेंट आपको लक्षण पता है उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो भाई, लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में भेद देखना। पहला पॉइंट देखो, लवणीय मृदा। ठीक है, विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्ट से ज्यादा होती है। किसमें, लवणीय मृदा में, जबकि यहां कितनी होती है, 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्ट से कम होती है। तो पहला तो लक्षण डेफिनेशन से ही हो गया, हमने डेफिनेशन भी पढ़ रखी थी। दूसरी बात क्या करी है इन्होंने, हानिकारक जो विलेय लवण है वो 0.2% से अधिक रहते हैं। किसमें, लवणीय मृदा में। जो हानिकारक जो आपके विलेय के लवण हैं वो कितने होते हैं, 0.2% से आपके अधिक होते हैं। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो जो हानिकारक विलेय के जो कण हैं, या मैं कहूं विलेय के जो लवण हैं, वो कितने हैं आपके, 0.2% से कम। ठीक है, तो अभी तो यहां पर दोनों चीज अधिक अधिक वाली आई, और यहां पर दोनों चीज कैसी आई भाई, कम वाली आई। ठीक है ना। अगला देखो, तीसरा अंतर देखो। तीसरा अंतर क्या है, विनम्य सोडियम की मात्रा 15% से कम पाई जाती है। किसके अंदर, लवणीय मिट्टी के अंदर। और हमें पता है क्षारीय मिट्टी में जो विनम्यशील सोडियम प्रतिशतता है, जो ESP के मान है, वो 15% से अधिक होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में भी ये बात हमने पढ़ी थी। तो विनम्य सोडियम की प्रतिशतता 15% से अधिक पाई जाती है। चौथा पॉइंट, कि जो मिट्टी का pH है वो 8.5 से कम होता है। किसके अंदर भाई, लवणीय मृदा के अंदर। और क्षारीय मृदाओं में आपने पढ़ा है 8.5 से 10 तक होता है। ठीक है, तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो 8.5 से ज्यादा होता है, या ऐसे लिख दो करेक्ट वैल्यू के 8.5 से 10 तक होता है। ठीक है, ये हम डेफिनेशन में भी इस बात को पढ़ चुके हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, यांत्रिक विधियां उपयोग में लाने से मृदा सुधर जाती है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल आपके मेथड है उनको अगर आप प्रयोग में लाओ तो इससे इस प्रकार की मिट्टी आपकी सुधर जाती है। यांत्रिक विधियों के साथ साथ रासायनिक सुधारकों का भी उपयोग करना पड़ता है। यानी आपको अगर क्षारीय मिट्टी होगी तो यांत्रिक विधियों के साथ साथ आपको केमिकल भी डालना पड़ता है। जैसे मिट्टी को अगर आपको क्षारीय है तो अम्लीय मतलब उदासीनता की तरफ लाना है तो थोड़ा बहुत आप उसमें क्या डालोगे, अम्लीय उर्वरक डालोगे। जैसे यूरिया आपका हो गया, मैंने आपको बताए थे अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, छठवां पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें
सोडियम क्लोराइड तथा सल्फेट की प्रधानता होती है। किस किस की? सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की, ठीक है। और इसमें क्या है? सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। क्षारीय मिट्टी में किसकी प्रधानता? सोडियम कार्बोनेट की। लवणीय में किसकी? सोडियम क्लोराइड तथा सल्फेट की प्रधानता होती है। 7वां पॉइंट देखो, विद्युत अपघट्य मिलाने पर मृदा कणों का उर्णी पिंडन हो जाता है। अब उर्णी पिंडन क्या है, विउर्णी पिंडन क्या है, सबकी बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, विद्युत अपघट्य मिलाने पर मृदा कणों का प्रकीर्णन हो जाता है। यहां पर तो क्या होता है भाई? उर्णी पिंडन होता है, जबकि यहां पर क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है भाई? 8वां पॉइंट देखो, पादप वृद्धि पर बुरा प्रभाव मृदा विलयन के उच्च परासरण दाब के कारण होता है। तो जो पादप वृद्धि पर जो बुरा प्रभाव है वो मृदा विलयन का जो उच्च परासरण दाब है इसकी वजह से होता है। पादप वृद्धि का बुरा प्रभाव मृदा विलयन की क्षारकता के कारण होता है। तो यहां पर तो जो बुरा प्रभाव है उसका मेन जो रीजन है वो कौन है? परासरण दाब। और यहां पर जो मेन रीजन है वो क्या है? मृदा विलयन की क्षारकता। यहां पर तो क्या था? परासरण दाब की वजह से जड़ों के अंदर भी जो पानी था वो भी आपका किस में आ रहा था? मिट्टी के विलयन के अंदर आ रहा था। और जबकि यहां पर जो विपरीत प्रभाव डालेगा वो केवल और केवल कौन डालेगा? मृदा विलयन की क्षारकता डालेगी, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर यहां से कोई ना कोई आपको क्या मिल सकता है भाई? क्वेश्चन मिल सकता है। और ये मेरी तरफ से आप इंपॉर्टेंट लगा के रखो इस बात को। आपको कोई चास लक्षण भी पूछ सकता है और आपको यहां से लवणीय और क्षारीय मृदाओं में अंतर तो पूछा ही जा सकता है। क्योंकि अगर मैं 2019 का पेपर उठा के देखूं तो नहीं पूछा, 20 का पेपर उठा के देखूं तो नहीं पूछा। तो जाहिर सी बात है 21 में आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से क्वेश्चन आपको मिले ही मिले, ठीक है। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।